भारत में आज तक घूस लेने वाले किसी लेखपाल को आजीवन कारावास हुआ? जोर से बोलिए जरा। घूस लेने वाले किसी थानेदार हवलदार को सजा हुई? घूस लेने वाले किसी पेशकार तहसीलदार को आजीवन कारावास फांसी हुआ? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? ये 1988 कानून है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि भारत में कानून का राज है, कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो सजा होगी नहीं, सीधी सी बात है। अब ये बताइए, इन कानूनों को बदलने की कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई लागत आती है? हर चीज बनाने की लागत होती है। सड़क बनाने की लागत होती है, हाईवे बनाने की लागत होती है, स्कूल बनाने की लागत होती है, कॉलेज बनाने की लागत होती है। एकल विद्यालय आप चला रहे हैं, उसमें 250-300 करोड़ रुपए साल की आपकी लागत आती है। भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाने की कोई लागत है क्या? नहीं। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हमने कभी यह सोचा ही नहीं है कि कानून को बदलना इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने इंजीनियरिंग के अनुभव से कह रहा हूं, वकालत तो मैंने बाद में किया। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। और हमारे पास इतने रिटायर्ड जज हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, कि हम 5 साल के अंदर भारत के प्रत्येक कानून का विश्व का सर्वोत्तम कानून बना सकते। अब घटिया कानून का दुष्परिणाम आप समझिए। दिल्ली में एक व्यक्ति इस समय जेल में है कि नहीं है, जो अपने आप को भारत का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहता है। उसकी पत्नी डेली आती है, टीवी के सामने कहती है कि भाई साहब ने ये संदेश दिया है। जेल में संपर्क नहीं हो रहा है, चिट्ठी वहां से इश्यू नहीं हो सकती है, फिर भी कह रहे हैं रिटर्न ऑर्डर दिया है ये चिट्ठी का। देखा होगा आप लोगों ने टीवी पे। जानते हैं ये सब क्यों होता है? या दूसरा, एक और जो नेता विपक्ष है, फलाने चोर है, फलाने चोर है, फलाने बिजनेसमैन चोर, फलाने बिजनेसमैन चोर, ये भी चोर, वो भी चोर। उन्होंने इतने बड़े बिजनेसमैन को चोर बता दिया। बोला ना, अंबानी चोर है, अदानी चोर है, बोला। आज तक उनको सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक मुझे भारत में किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सजा हुई हो बताइए जरा। क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना। अब यह कानून कैसे बना? 1860 में अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया था। और झूठ कौन बोलता था? अंग्रेज। उनके वायसराय झूठ बोलते थे, उनका पूरा सिस्टम झूठ बोलता था। भाई, भारत के लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे ना, हमको आजाद करो, हमको आजाद करो, हमको आजाद करो। झूठ कौन बोलता था? अंग्रेज। तो उन्होंने कानून बनाया कि झूठ बोलना अपराध होगा ही नहीं। जैसे उस समय गाड़ी केवल अंग्रेजों के पास होती थी, तो उन्होंने कानून बनाया कि बाकी सारे अपराध में तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा जमानत कराने। अगर आपने गाड़ी से किसी का मर्डर भी कर दिया तो आपको थाने से ही जमानत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी भी उनकी थी, थानेदार भी उनका था, तो कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। वहीं थाने में बैठे बैठे आपने एक्सीडेंट किया, वहीं से बेल मिल जाएगी। सफेद पोस्ट सफेद झूठ बोल रहे हैं। और आज तक किसी सफेद पोस्ट को सफेद झूठ बोलने के कारण सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। अमेरिका में एक आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया। उसने तुरंत एडमिट कर लिया कि हां उसने झूठ बोला है, क्योंकि वहां झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है। एक व्यक्ति शर्ट चुराता है, तुरंत बोलता है जी हमने शर्ट चुराया। क्यों? क्योंकि शर्ट चुराने की सजा 5 साल की, झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल की। अगर वो एडमिट कर लेगा तो 5 साल में जेल में रहेगा, और कह देगा मैंने शर्ट नहीं चुराया तो 25 साल जेल में रहेगा। तो क्या करेगा वो? एडमिट कर लेगा। आप लोग गूगल करना, एक व्यक्ति को अभी 25 साल सजा हुई अमेरिका में शर्ट चुराने के कारण। क्यों? कि उसने शर्ट चुराया, झूठ बोल दिया, इसलिए 25 साल सजा हुई।
अगर ये सही सही कह देता हमने शर्ट चुराया तो 5 साल में छूट जाता। इतने साइबर फ्रॉड भारत में बढ़े हुए हैं। एसएमएस भेज भेज के लोगों का अकाउंट हैक किया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनवांटेड एसएमएस आ रहे हैं कि नहीं? अनवांटेड फोन कॉल आ रहे हैं कि नहीं? लोगों को एसएमएस डाल के कि यहां लिंक, यहां क्लिक मार दो तुम्हारा कुरियर आएगा, यहां क्लिक मार दो तुम्हारा ये आ जाएगा, और जैसे क्लिक किया आपका खाता खाली। किसी साइबर फ्रॉड करने वाले को 10-20 साल सजा हुई क्या? हुई? नागरिकता खत्म हुई? आजीवन कारावास, फांसी हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सन 2000 वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट चल रहा है, आज तक इसको बदला नहीं गया। मनी लॉन्ड्रिंग 2002। मेरा यह कहना है कि भारत के कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए ही नेता भी सब सफेद पोश बोल रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि झूठ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के जाति के आधार पे बांट रहे हैं, झूठ बोल के भाषा के आधार पे बांट रहे हैं, झूठ बोल के क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं। एक नेता को हर इलेक्शन के पहले चोट लगती है, क्योंकि उसको भी पता है हमारा कोई नार्को टेस्ट तो होगा नहीं, कोई पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो होगा नहीं, तो कह दिया चोट लगी तो चोट लग गई, बस मानो आप। जो लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं मान लेते हैं हाँ चोट लगी, जो नहीं मानते करे झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ होता तो नहीं है ना, नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत यह मत है कि सबसे पहले भारत में रिफॉर्म की जरूरत है, कानूनों में बदलाव की जरूरत है, भारत के प्रत्येक कानून को रिव्यू करने की जरूरत है, और केवल अंग्रेजी कानूनों को नहीं बल्कि आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए भारत को बांटने के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत को डिवाइड करने के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 25-30 साल पहले हिंदू और बौद्ध का झगड़ा नहीं होता था। आपने कभी सुना नहीं होगा हिंदू बौद्ध का झगड़ा हो रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे आपस में झगड़ा बढ़ रहा है। इस झगड़े की जड़ है 1992 में कांग्रेस द्वारा बनाया गया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। जितनी समस्याएं हैं आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो कानून है नहीं या तो कानून उल्टा बनाया गया। भारत के संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख होता है। 1992 में कानून बनाया गया और कानून बना के कहा गया कि हिंदू अलग हो गए, जैन, बौद्ध और सिख अलग हो गए, और उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया। फिर माइनॉरिटी कमीशन शुरू हुआ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री शुरू हो गई। फिर अलग अलग नियम बना दिए कि अगर हिंदू बन के आप फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए ये टर्म्स कंडीशन है, आप माइनॉरिटी अगर हो फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए ये टर्म्स कंडीशन। हिंदू हो स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपकी ये फीस होगी, अगर आप माइनॉरिटी हो स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपके लिए ये फीस होगी। फीस भी अलग हो गई, नियम भी अलग हो गए, कानून भी अलग हो गए। तो जो चालाक लोग हैं वो कहते हैं जी मैं तो बौद्ध हूं। क्यों? स्कूल में एडमिशन में छूट मिलेगी, फीस में भी छूट मिलेगी, लोन में भी छूट मिलेगी, अलग से मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है छूट। लेकिन इस कानून का दुष्परिणाम और भी है। झुग्गी में जो लोग रहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। झुग्गी नंबर 2 और 3 में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है उनके लिए 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी है इस कानून के अंतर्गत, 1992 वाले कानून के अंतर्गत।